नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। बढ़िया दृश्य है बाहर। मैं तो अमेरिका में हूँ, लेकिन आज़ादी 1947 के पहले जन्मा। आज़ादी के बाद हर नेता को देखा, राजकारणियों को देखा, राजाओं को भी देखा, और वो आज़ादी के लड़वैयों को भी मैंने देखा। बात रही आज के महाराजा जो सत्ता में बैठे हैं इस दशक में देश में, और 3 दशक गुजरात में, जो अपने आप को सिकंदर समझते हैं, लेकिन उसका वर्तन है हिटलर जैसा। मैं बात करता हूँ 1979 की है। कैसे एक इंसान की प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह इटावा दौरे पर थे। उनका निजी सचिव लोगों की समस्याएं नोट कर रहा था। शाम करीब 6 बजे समस्याओं का लेखा जोखा चौधरी साहब की टेबल पर रखा गया। चौधरी चरण सिंह ने इसे पढ़ते हुए पेन हाथ में उठा लिया। गिनती करते हुए बोले, 1 2 3 8, कुल 8 समस्याएं एक जैसी है। तभी वहां एक आदमी पहुंचा। उसने कहा, चौधरी साहब, यहाँ पुलिस बहुत परेशान करती है। चोरी हो या चैनल्टी, हमारी समस्या नहीं सुनी जाती। बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं होता। थक हार कर आपके पास आया हूँ। उसकी समस्या सुनते ही चौधरी साहब बोले, यह देखिए, अब 9वां मामला हो गया। क्या चल रहा है? कौन है वो लोग जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं? चौधरी साहब के पास खड़े अधिकारी सहम गए। उन्होंने पीएम की बात का जवाब देते हुए कहा, साहब, हम लोग देखते हैं, एक्शन लिया जाएगा। यह सुनते ही चौधरी चरण सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा, एक्शन लिया जाएगा? क्या एक्शन लिया जाएगा? अभी चलिए थाने। उन्होंने शिकायत करने वाले आदमी से पूछा, किस थाने का मामला है? जवाब मिला, साहब, उसराहार थाने का। चौधरी चरण सिंह तुरंत थाने की ओर निकल गए। उन्होंने कुछ ही दूर पर साथ गए सुरक्षाकर्मी और अधिकारी को रोक दिया। धोती कुर्ता पहने पीएम थाने के अंदर दाखिल हो गए। वह ऐसे लग रहे थे जैसे कोई फटे हाल और मजबूर किसान हो। यही वजह थी थाने में तैनात पुलिस वाले उन्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाए। उन्होंने सबसे पहले पुलिस वालों से पूछा, दरोगा साहब हैं? जवाब मिला, वो तो नहीं है। पुलिस वालों ने पूछा, क्या काम है दरोगा जी से? कौन हो? कहाँ से आए हो? हमें बताओ। जवाब देते हो चौधरी चरण सिंह ने कहा, रपट लिखानी है। मेरा बैल चोरी हो गया है। मेरठ का रहने वाला हूँ। यहाँ बैल खरीदने आया था। बैल खरीद भी लिया और वापस जा रहा था। रास्ते में जलपान के लिए रुका था। अपने बैल को पेड़ से बांध दिया था। जलपान कर लौटा तो देखा बैल नहीं है। साहब, मेरा बैल दिलवा दीजिए। चौधरी चरण सिंह का बयान सुनते ही पुलिस वाले ने कहा कि ऐसे कैसे तुम्हारी रपट लिखते हैं? तुम यहाँ के नहीं हो, जाओ, नहीं लिखी जाएगी रपट। तुम्हारी ही लापरवाही थी। बैल खरीदा था तो उसका ध्यान रखना था। अब कहीं भी बांध कर निश्चित हो जाओगे क्या? क्या इस कहीं भी आप बांध कर अपने आप को सलामत कैसे समझ सकते हो? आपको ध्यान रखना चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने गुहार लगाई, साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अभी खेत जोतने में है। कैसे क्या करूं? कार्रवाई कीजिए। गाड़ी से चलेंगे तो बैल मिल जाएगा। इतने में थानेदार भी वहां आ गए। वो भी रपट लिखने को तैयार नहीं हुए। पुलिस वाले ने चौधरी चरण सिंह की बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। तब वह थाने से बाहर निकलने लगे। अभी वो गेट तक पहुंचे थे कि एक सिपाही को उन पर रहम आ गया।
उसने पास जाकर कहा रपट लिखवा देंगे, खर्चा पानी लगेगा। जो आज सभी जगह भारत में एक ही पैटर्न अब भी चलता है और मुझे भी उसका अनुभव हो चुका था कि किस तरह हर पुलिस स्टेशन काम करते हैं। बाजू में ही अगर दारू का अड्डा चलता हो तो उसको मालूम है। मुझे आज भी याद है कि संदेश वाले ने पूरा पेज में एक वक्त कौन सा दारू का अड्डा कौन चलाता है, कहाँ चलता है, कितना कमाता है, कितने ऊपर तक पैसा जाता है, सब कुछ लिखा था। और आज भी गुजरात में सब लोग जानते हैं कि दारू का अड्डा कहाँ चलता है, जुगार कहाँ रमते हैं, चोरी कौन करता है, चोरी कौन करवाता है, चोरों को कौन साथ देता है, और रोड बनता है इसमें कितने पैसे कौन खा जाता है, सबको सब पता है। हम सब चोर हैं, हम सब भ्रष्ट। ऐसे गुजरात की हालत करें। जो शिक्षण, स्वास्थ्य संस्थाएं मुफ्त में, सेल्फ ग्रांटेड, जो ग्रांटेबल स्कूल थी अब नॉन ग्रांटेबल कर दी पैसा दे लेके। और आज हालत क्या है, शिक्षण की हालत क्या है, स्वास्थ्य की हालत क्या है। चलो छोड़ो, मैं आगे की बात करता हूँ कि आगे क्या होता है। चौधरी साहब ने पूछा कितना लगेगा। जवाब मिला 100 रुपये। चौधरी साहब बोले यह तो बहुत ज़्यादा है, इतने रुपये मेरे पास नहीं है। सिपाही ने कहा अच्छा चलो 90 रुपये देना। उन्होंने इस पर भी असहमति जताई। सिपाही ने फिर भी कहा चलो अच्छा 75 रुपये दो और रिपोर्ट लिखवा दो। इस पर पीड़ित बने प्रधानमंत्री ने कहा साहब मेरे पास 50 रुपये ही है, 15 रुपया घर जाने में खर्च हो जाएगा, 35 बचेंगे, वही ले लीजिए। चौधरी चरण सिंह ने भावुक होकर कहा गरीब पर रहम कीजिए साहब। सिपाही ने उनकी बात सुनते ही हामी भर दी और रिपोर्ट लिखवाने अंदर चला गया। बतौर किसान चौधरी साहब खुश होकर उसे दुआ देने लगे। सिपाही ने अंदर जाकर सीनियर अफसर से सेटिंग की। अफसर ने किसान को रिपोर्ट लिखवाने के लिए बुला लिया। किसान चौधरी चरण सिंह ने रिपोर्ट के नीचे साइन कर दिए, साथ ही टेबल पर रखे स्टैम्प पैड को भी खींच लिया। इसके बाद थाने का मुंशी सोच में पड़ गया। हस्ताक्षर करेगा तो अंगूठा लगाने की स्याही का पैड क्यों उठा रहा। किसान बने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने हस्ताक्षर में नाम लिखा चौधरी चरण सिंह और मैले कुर्ते की जेब से मोहर निकालकर कागज पर ठोक दी। इस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। यह देखकर पूरे थाने में हड़कंप मच गया। आवेदन कॉपी पर पीएम की मुहर लगा देख पूरा का पूरा थाना सन्न रह गया। कुछ ही देर में पीएम का काफिला भी वहां पहुंच गया। जिले और कमिश्नर के सभी आला अधिकारी धड़ाधड़ थाने आ गए। थाने के पुलिस वालों सहित डीएम, एसपी, डीएसपी सभी अधिकारियों के हलक सूख गए। सभी सोचने लगे अब क्या होगा। प्रशासन में किसी को पता नहीं था कि पीएम चौधरी चरण सिंह खुद इस तरह औचक निरीक्षण करेंगे। प्रशासनिक अमले को परेशान देख पीएम चौधरी चरण सिंह ने शांति से काम लिया। उन्होंने उसराहर थाने के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया और चुपचाप चले गए। क्या भारत में इतने सारे हर शहर में ग्राम पंचायत हो, म्यूनसिपालिटी हो, सरपंच होते हैं, काउंसिलमैन होते हैं, कितने सारे 2 करोड़ कर्मचारी जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, तो ये क्या करते हैं? ये रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आज तो राजकारण ऐसा बना दिया है कि जो सत्ता में बैठे मुखिया ने इतना भ्रष्ट राजकारण कर दिया है कि आज ईडी, सीबीआई सबको खुली छूट दे दी गई है। जो विरोध पक्ष के लोगों हैं उसको भी इतना डरा दिया है, सब तंत्र को इतना डरा दिया है कि आज कोई भी इंसान
ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, तैयार हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सबको डर है। मीडिया भी चुप है, सब चुप हैं। कौन बचाएगा इस देश को? अगर इतना सारा आरडीएक्स देश में आता है, भारत में दिल्ली तक आ जाता है और किसी को कुछ पता नहीं है, कौन लाता है? क्यों लाता है? क्या तंत्र सो गया है? उसका जवाब आप पर छोड़ देता हूँ। ये अमेरिका है, यहाँ क्यों नहीं होता है? इतना बड़ा देश है, फिर भी इनसे छोटा देश, फिर भी तंत्र क्या करता है? क्योंकि सब भ्रष्ट, हम सब चोर हैं, ऐसा बना दिया है। भ्रष्टाचार रगों में भर दिया है। इस 3 दशक में देश कहाँ चला गया, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। आज का पैगाम, ईमानदार बनो, देश बने, डरो मत, डराओ मत, और देश प्रेमी होकर बेईमानों को जेल की सलाखों पर भेज दो। तब देश बचेगा, तब आने वाली पीढ़ियों, युवा पीढ़ी को रोजगारी मिलेगी, महंगाई कम होगी, बाकी कुछ नहीं होगा, ये समझ लेना।